दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि साहू जी इंतजार में थे कि कब राहुल बाबा पीएम बनेंगे और वो कहें कि देखो भैया कांग्रेस काला धन लेकर वापस आई। बल्कि वो तो मोदी जी ने जो वादा किया था ना, कांग्रेस के तरफ से उस वादे को पूरा करवाने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपको बता दूं, अजीत पवार जी जब तक विपक्ष में बैठे हुए तब तक देवेंद्र फडणवीस जी बोल रहे थे कि भैया इनके ऊपर तो हम लोग चक्की पीसिंग कराएंगे। आपका सवाल उठाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये जो पैसा जब्त हो रहा है ना, ये पैसा किसी और का नहीं बल्कि आपका और मेरा ही है, जो हमारे ही डेवलपमेंट के ऊपर खर्च होना था। आपके जहन में ये सवाल भी आना चाहिए कि आखिर अब आरोपी का क्या होगा, इतना पैसा जो पकड़ाया है क्या वो धीरज साहू को वापस मिल जाएगा? अगर इतना पैसा सरकार ने जब्त किया है तो इतना बड़ा पैसा ये लोग रखेंगे कहां? क्या सरकार इस पैसे का अपने हिसाब से उपयोग कर पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलेंगे। नोटबंदी के बाद भी देश में इतना कालाधन और भ्रष्टाचार देखकर मन व्यथित हो जाता है। मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि कहां से लोग इतना कालाधन जमा कर रहे हैं। अगर इस देश में भ्रष्टाचार की कोई जड़ से खत्म कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है और कोई नहीं। धीरज साहू जी ने जब ये ट्वीट अगस्त 2022 में किया था, तब शायद वो खुद की अलमारी में रखे पैसे की तरफ देखकर ही मोदी सरकार पर कटाक्ष कर रहे थे कि मन व्यथित हो रहा है क्योंकि खुद की अलमारी में इतना पैसा रखा हुआ था। और यहां गलती साहू जी की नहीं, बल्कि गलती है हमारी एजेंसीज की कि आप एक ऐसे व्यक्ति के घर पे छापा मारते हैं जिसको कि इतना बड़ा योगदान रहा है कालेधन को जमा करने में। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि साहू जी इंतजार में थे कि कब राहुल बाबा पीएम बनेंगे और वो कहें कि देखो भैया कांग्रेस काला धन लेकर वापस आई। बल्कि वो तो मोदी जी ने जो वादा किया था ना, कांग्रेस के तरफ से उस वादे को पूरा करवाने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपको बता दूं, लेकिन अफसोस कि राहुल बाबा ने साहू जी का यह सपना तोड़ दिया। अरे राहुल बाबा की मोहब्बत की दुकान का कहीं गल्ला तो नहीं है, यही पता कर लो कि भैया जो भी कुछ पैसा वैसा जमा होता होगा राहुल बाबा की मोहब्बत की दुकान का, यही होता होगा। कम से कम यही बता दो तो बात थोड़ी बहुत क्लियर हो जाए। लेकिन उससे पहले ये समझ लेना भी बहुत जरूरी है कि भ्रष्टाचार सिर्फ विपक्ष करता है, क्योंकि नरेंद्र तोमर जी के बेटे का जब स्टिंग ऑपरेशन की हम बात करते हैं, और या फिर हम बात कर सकते हैं यहां पर एनसीपी के अजीत पवार की, जो कि अब बीजेपी की तरफ आ गए हैं। और ऐसा होता है कि जब भी बात पावर वाली पार्टी की होती है तब भ्रष्टाचार गायब हो जाता है। जैसे नरेंद्र तोमर जी के बेटे का जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ उस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। अजीत पवार जी जब तक विपक्ष में बैठे हुए तब तक देवेंद्र फडणवीस जी बोल रहे थे कि भैया इनके ऊपर तो हम लोग चक्की पीसिंग कराएंगे। लेकिन जैसे ही वो इस तरफ आते हैं कोई बात नहीं हो रही है। और देखिए, यहां पर किसी पार्टी की तरफ से आप ना ही जाए तो बेहतर होगा। मैं जानता हूं कई लोग यहाँ पे नाराज होने लगेंगे कि यार तुम बीजेपी के खिलाफ कैसे बोल रहे हो, लेकिन समझने वाली बात आपके लिए यह है कि चाहे बात इस तरफ के लोगों के पैसे की हो या बात उस तरफ के लोगों के पैसे की हो, बात यह है कि जो पैसा है वो पैसा है आपका और मेरे जैसे लोगों के लिए, जो हमारे लिए इस देश के ऊपर खर्च किया जाना था जिससे कि विकास का पूरा लाभ हमें मिल सके। लेकिन ये नेता उस पैसे को अपने घर में जमा करके बैठे हुए हैं। ये वो पैसा है जो हमारे जैसे टैक्स पेयर्स अपनी मेहनत की कमाई से निकाल कर सरकार को देते हैं और फिर वो पैसा ऐसे मिलता है लोगों की अलमारी में छुपा हुआ। नारायण राणे, हेमंत बिस्व शर्मा, मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, नाम इतने सारे हैं कि मैं आपको अभी बता नहीं सकता। जो नाम बीजेपी की तरफ आते हैं वो साफ हो जाते हैं। जी हाँ, हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर अभी आप गाली देना शुरू करोगे मुझे। हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर, शुभेंदु अधिकारी के ऊपर, मुकुल रॉय के ऊपर, इन लोगों के ऊपर खुद भाजपा ने कहा है कि आप भ्रष्टाचारी, और किसी ने नहीं। लेकिन जैसे ही पार्टी चेंज हुई सब चीजें ठीक हो जाती हैं, क्योंकि पैसा किसी का अपना नहीं है, पैसा है आम जनता का। जब उनको फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर हमें क्या फर्क पड़ेगा। खैर, उससे भी पहले की अगर बात करें तो धीरज साहू ने 8 नवंबर 2021 को अपना एक और ट्वीट किया था और उसमें लिखा था कि नोटबंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है। नोटबंदी अपने एक भी लक्ष्य को पूरा करने की बजाय देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने का काम कर रही है। अब देखिए, लोग कह रहे हैं कि धीरज जी ने इतना पैसा छुपा के रखा था। अरे भाई, वो तो खुले तौर पर बता रहे हैं कि नोटबंदी से कुछ नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, वो तो सिर्फ राहुल बाबा के लिए नोटबंदी को फेल करने के लिए जुटे हुए थे, और ये पैसा भी उन्होंने सिर्फ नोटबंदी को फेल करने के लिए जमा किया था और कुछ नहीं। और लोग हैं कि उनकी नीयत के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अरे साहू जी तो राहुल बाबा के एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं और कुछ भी नहीं। बल्कि उन्होंने तो मोदी सरकार को एक ट्वीट में कहा भी था कि 2000 के 54% नोट और 500 के 101% नोट नकली हैं। जाहिर सी बात है, वो खुद की दुकान में देख के बता रहे थे कि बताओ जरा, इतना पैसा मैंने इकट्ठा कर लिया और उसमें से 50% नोट नकली निकले। जाहिर सी बात है, उनको तो बुरा लगेगा ही। और अब जाके ये बात भी हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि ये जो आंकड़ा साहू जी ने शेयर किया था, ये आंकड़ा उन्होंने आरबीआई से नहीं बल्कि खुद के घर की अलमारियों से ही लिया था। लेकिन मजाक से अलग होकर थोड़ा दिमाग पे अगर हम जोर डालें तो लगता है कि आखिर एक आदमी में इतनी कितनी पैसे की भूख हो सकती है कि वो 2, 4, 50 या 100 करोड़ नहीं, पूरे 350 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कैश घर में संभाल कर बैठा हुआ था। पर जब हम उनकी कुछ तस्वीरें देखते हैं जिनमें कभी वो बंदूक और पिस्टल पकड़े हुए दिखते हैं, कभी चीते को चूम रहे होते हैं, कभी शेर की दुम पकड़े हुए होते हैं, तो लगता है कि नहीं भाई, अगर इंसान के शौक इतने महंगे हों तो थोड़ा मेंटेन तो करना ही पड़ता है।
और फिर ये बात इस देश का गरीब नहीं समझ सकता, क्योंकि शौक बड़े लोगों की चीज होती है। गरीब तो सिर्फ अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को ही पूरा करने में लगा रहता है, तो उसको शौक के बारे में क्या पता। लेकिन कांग्रेस ने सबसे पहले इस पूरे मामले से पल्ला बिछाड़ लिया था, और इसका सबूत है जयराम रमेश जी का ये ट्वीट। जयराम रमेश जी ने अपने ट्वीट करते हुए लिखा कि सांसद धीरज साहू के बिजनेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं, सिर्फ वही बता सकते हैं, और उन्हें यह स्पष्ट करना भी चाहिए कि कैसे आयकर अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर उनके ठिकानों से इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। और जाहिर सी बात है, उन्होंने कह दिया कि भैया इस पैसे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और एक दिलचस्प बात यहां पर यह भी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं है, क्योंकि सिर्फ जयराम रमेश ही नहीं, कई सारे नेताओं का यह कहना है कि साहू जी का जो परिवार है वो तो कई 100 सालों से बिजनेस में लगा हुआ है, तो जरूरी नहीं कि ये पैसा पार्टी का हो सकता है ये पैसा उनका खुद का ही हो। भाई जाहिर सी बात है, इस बात की जांच होनी चाहिए। अब देखिए, एक ऐसा नेता जो राहुल गांधी के साथ तस्वीर लेता हो, 3 बार का सांसद हो, शराब का एक बड़ा कारोबार से जुड़ा हुआ हो, आप ऐसे नेता को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि इन सारा पैसे में जो 300-350 करोड़ बताया जा रहा है ना, इनमें जो बरामद हुआ है ना, उनमें से कई सारे फफूंद लगे हुए पुराने 500 के नोट की गड्डी अभी मिली, जो 2016 के बाद बंद कर दी गई थी। मतलब साहू जी जो हैं वो अभी अभी के नहीं, बल्कि एक बहुत पुराने चावल हैं, जो भ्रष्टाचार की इन अंधेरी गलियों में काफी पुराने समय से राज कर रहे हैं। और देखिए, थाली में परोस के पूरा मुद्दा इन लोगों ने दे दिया है बीजेपी को, बिल्कुल पका पका है कि लो भैया अब आप आओ और इसको पूरा बड़ा मुद्दा बना दो। सबसे कंफ्यूजिंग बात तो यह है कि क्या यह पैसा साहू जी का अकेले का है या फिर कई लोगों का साहू बैंक में जमा कराया हुआ था, कि यह बांटने के लिए था, क्या था, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल बयान सामने आया नहीं। देखिए, इतना कैश देखकर हर किसी का दिमाग खराब होना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका साम्राज्य सिर्फ राजनीति तक ही सीमित था, इनका शराब के कारोबार में भी बड़ा हाथ था। लेकिन अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ने के पहले बात करें गोदी की पैरेलल कांग्रेस की यूट्यूब मीडिया के बारे में, तो उनका क्या हाल हुआ है वो आपने चुनाव में अपने व्यू पॉइंट को लेकर जिस तरीके से उन्होंने वीडियोस बनाए थे वो तो हम लोगों ने देख ही लिया था। लेकिन अब इस पूरे मामले के ऊपर किसने क्या बोला है वो भी जरा देख लेते हैं। बस बात यह है कि इस बार कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत बोल दिया है, लेकिन अधिकतर ने अभी भी चुप्पी साध के रखी है। सबसे पहले अगर बात करें अभिसार शर्मा की, तो भाई अभिसार शर्मा ने ये एक वीडियो कल डाला था जिसमें कि उन्होंने बताया था इस पूरे मामले के बारे में, और ये एक वीडियो उन्होंने डाला कि कैसे बीजेपी के दोहरे मापदंड चलते हैं। तो भाई अभिसार शर्मा ने इस बार इस टॉपिक को कवर कर लिया, ये बड़ी अच्छी बात है। रवीश जी की अगर हम बात करें तो भाई काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनकी काफी इज्जत करता हूं। कई सारे मामलों पर उन्होंने इस तरीके से बात रखी जिस तरीके से रखी जानी चाहिए, लेकिन फिर कहीं ना कहीं बात बायसनेस की आ ही जाती है। और यहां पर आप देखिए इस पूरे मुद्दे पर रवीश जी ने चुप्पी साध कर, क्योंकि मुद्दा बड़ा है और जितना मुझे समझ में आता है कि अगर ये दूसरी तरफ से हुआ होता तो इस मुद्दे के ऊपर बातचीत जरूर होती। यहां पर आप देख सकते हैं कहीं पर आपको इस पूरे मामले के ऊपर कोई बात नहीं मिलेगी, बल्कि यहां पर इन्होंने काफी सारी चीजों के बारे में बात करी है पर उस मुद्दे को छोड़ दिया है। अगर आपको इसमें दिख गया तो भैया बताइएगा, क्योंकि मुझे यहां पर दिखाई नहीं दिया है। अब यहां बात करें प्रज्ञा जी के बारे में, तो प्रज्ञा जी भी भाई अच्छी प्रख्यात पत्रकार हैं, काफी मुखर होकर बोलती हैं। लेकिन यहां पर आप देखिए छत्तीसगढ़ से बीजेपी के नए मुख्यमंत्री ने थूथू करा दी। नए मुख्यमंत्री को बने हुए अभी एक दिन हुआ नहीं है, उन्होंने थूथू भी करा ली। इन सब मुद्दों के ऊपर उन्होंने बात करी, लेकिन आप देखिए यहां पर उन्होंने कहीं पर भी किसी भी प्रकार से इतनी बड़े नोटों का जो जखीरा मिला है उसको लेकर मैडम ने कोई बात नहीं करी है। 4 दिन 5 दिन पहले हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, मतलब मुझको यहां पर ऐसा कोई मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा जो उन्होंने कवर किया। इसके बाद बात करें साक्षी जी की, तो साक्षी जी भी काफी अच्छे तरीके से अपनी बात को रखती हैं, लेकिन यहां पर उन्होंने इतना बड़ा जो नोटों की खेप मिली है वो अभी तक नहीं इस बारे में बात करी है। मतलब यहां पर तो मैं शायद तारीफ करना चाहूंगा विशाल जी की, जो उन्होंने इतने बड़े मुद्दे के ऊपर बात करी आकर सामने, और करना भी चाहिए। तो 2 हफ्ते पहले कब आ गया भैया। अजीत अंजुम जी, अजीत अंजुम जी के बारे में क्या कहें, इन्होंने क्या किया भैया, इन्होंने फिर भी थोड़े अच्छे मुद्दे कवर किए, जैसे 370 का कवर किया है, बढ़िया है। ये मोदी ने मोहन को सीएम बनाकर सबको क्यों किनारे कर दिया, ये भी एक बढ़िया मुद्दा जो इस समय लोगों को समझना चाहिए। और अच्छा, इन्होंने कैश को लेकर वीडियो बनाई, ये बहुत बढ़िया भैया, इन्होंने कवर किया है। मतलब मुझे उम्मीद थी इनसे कि ये कवर करेंगे, और इन्होंने वाकई में उस पूरे मुद्दे को कवर किया भी, जो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो अजीत अंजुम जी ने बहुत बढ़िया काम किया। पुण्य प्रसून वाजपेयी जी की बात करें तो ये भी एक वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि दुखद बात है कि इन्होंने कवर नहीं किया है। यहां पर ये 5 लाख करोड़ कहां गए की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन 350 करोड़ जो कांग्रेस के एक नेता के घर में मिले उसकी इन्होंने बात नहीं करी है, नहीं करी है, सिंपल सी बात है। और आखिर में एक पत्रकार और देख लेते, द वायर की बात कर लेते। भाई ये तो बड़ा न्यूज चैनल है, इसके ऊपर तो इस तरह की खबरें आ ही जाती हैं, लेकिन आप देखिए कि यहां पर वो नहीं दिखेगी। नफरत यहां पर आपको दिख जाएगा, जिसपे उन्होंने सुरेश चौहान के ऊपर वीडियो बनाया है सुदर्शन न्यूज वाले, लेकिन उसके अलावा इन्होंने नोटों को लेकर तो कोई वीडियो नहीं डाला। ये 7-8 दिन पहले के वीडियोस पे हम पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके से देखिए काम होती हैं चीजें कि भैया जब अपने मतलब की बात हो रही होती है तो लोग अक्सर बोलने में हिचकिचाते हैं, लेकिन फिर जब दिखता है कि हाँ भैया ठीक है, यहां पर अपना वाला कोई नहीं फंस रहा, तो सब चंगा सी बोलकर लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से चीजें काम करती हैं।
अब आपके मन में अभी तक ये जिज्ञासा आ ही चुकी होगी कि भैया आखिर जब इतना बड़ा अमाउंट कहीं से रिकवर किया जाता है तो उस पैसे का क्या होता है, वो भी आपको बताऊंगा। क्या ये पैसा साहू जी को वापस मिलने वाला है, वो भी आपको बताऊंगा। और किस तरीके से इनको वापस मिलेगा, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा जान लेते हैं कि साहू जी का साम्राज्य कितना बड़ा था और उस साम्राज्य में आखिर क्या क्या चीजें आती हैं। तो देखिए, साहू ग्रुप पर टैक्स चोरी का सबसे बड़ा आरोप है और इसी कड़ी में साहू ग्रुप के ठिकानों में आयकर विभाग की टीम ने रेड भी डाली थी। अलमारियों में ठूस ठूस कर नोटों की गड्डियां निकलने लगी, जिससे आयकर विभाग की टीमें भी हैरान रह गई। घर के कोने कोने में रखी 500 और 200 रुपए की नोटों की गड्डियां इतनी मिली कि आयकर विभाग का भी माथा ठनक गया। नोटों को गिनने के लिए मशीनें लगाई गई, लेकिन उनकी भी सांसें फूलने लगी। बाद में कुछ और मशीनें और अधिकारियों को गिनती के लिए शामिल करना पड़ा। आयकर विभाग की ये दबिश तुरंत सुर्खियों में भी आ गई, क्योंकि इस छापे में राजनीतिक कनेक्शन भी था। ये छापेमारी कांग्रेसी राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों पर चल रही थी। पहले जरा साहू जी के बारे में जान लेते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि राजनीति करियर बनाने की कितना फायदा आपको हो सकता है। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि आयकर विभाग जब इतनी बड़ी कुछ चीज को पकड़ता है तो उसका क्या होता है, और साथ ही साथ देश में इस प्रकार के और कितने मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। दरअसल धीरज साहू से जुड़े ठिकानों पर 6 दिसंबर से आईटी की कार्रवाई शुरू हुई। इस छापेमारी में कुल जमा 350 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसे अब तक की सबसे ज्यादा कैश बरामदगी के तौर पर देखा जा रहा है। यह कार्रवाई शराब से जुड़े कारोबार में टैक्स चोरी की आशंका के रूप में शुरू हुई थी, जिसमें आयकर विभाग ने टैक्स चोरी के आरोप में शराब कारोबार से जुड़ी कंपनी के ग्रुप के अलग अलग ठिकानों पर छापे मारे, जिसमें बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, बलदेव साहू इंफ्रा लिमिटेड, क्वालिटी बॉटलर्स और किशोर प्रसाद विजय प्रसाद बेवरेज लिमिटेड नाम की कंपनियां शामिल हैं। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि साहू परिवार का आखिर बिजनेस है क्या क्या। तो देखिए, कांग्रेस के सांसद धीरज प्रसाद साहू का परिवार शराब कारोबार से जुड़ा है। बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज मूल रूप से झारखंड के लोहरदगा जिले की है। इस कंपनी ने 40 साल पहले उड़ीसा में देसी शराब बनानी शुरू करी थी। कंपनी की बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड की साझेदारी फर्म है और इसी कंपनी की बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, क्वालिटी बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड और किशोर प्रसाद विजय प्रसाद बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड भी है। इनमें बलदेव साहू इंफ्रा फ्लाई ऐश ईटों का भी काम करती है। बाकी कंपनियां शराब कारोबार से जुड़ी हैं। इनकी टैक्स चोरी के शक में जांच एजेंसी ने झारखंड के रांची और लोहरदगा के अलावा उड़ीसा के बलांगीर, संबलपुर, रायडीड इलाकों में कार्रवाई शुरू करी थी। बता दें कि झारखंड और उड़ीसा में ज्यादातर शराब कंपनियां धीरज साहू के परिवार की हैं। इसके अलावा धीरज साहू के कई अन्य बिजनेस भी हैं। रांची का मशहूर सफायर इंटरनेशनल स्कूल और हॉस्पिटल भी इनके परिवार द्वारा ही चलाया जाता है। साहू परिवार का बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड एक ग्रुप है, जिसके अंदर कई सारी कंपनियां जुड़ी हुई हैं। बीडीपीएल ग्रुप का मुख्यालय उड़ीसा में है। इस ग्रुप की 4 अलग अलग कंपनियां 6 तरह का बिजनेस करती हैं। बीडीपीएल समूह की हर कंपनियां निदेशक मंडल के मार्गदर्शन में पर्यवेक्षण के तहत इंडिपेंडेंट रूप से काम करती हैं। कंपनियों में बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, क्वालिटी बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड और किशोर प्रसाद विजय प्रसाद बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक साहू परिवार का करीब 125 साल से शराब कारोबार में वर्चस्व है और झारखंड और ओडिशा के अधिकतर साहू परिवार की शराब फैक्ट्रियां हैं और रिटेल शॉप भी इन्हीं के नाम पर है। कंपनी का कहना है कि महुआ शराब को बेहतर तरीके से बाजार में पहुंचाने का काम भी कंपनी ही करती है। कंपनी के इस पहल से झारखंड और ओडिशा के ग्रामीण इलाकों के लोगों में आमदनी भी बढ़ी है। दरअसल धीरज प्रसाद साहू राजनीति में एक बड़ा नाम है। धीरज साहू तीसरी बार राज्यसभा के सांसद बने हैं। इसके अलावा वे चतरा लोकसभा सीट से भी 2 बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव ऑलरेडी लड़ चुके हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन पहली बार धीरज साहू साल 2009 में हुए उपचुनाव में राज्यसभा के सांसद बने थे और उसके बाद फिर 2010 में दूसरी बार और 2018 में तीसरी बार राज्यसभा पहुंचे। अगर घोषित संपत्ति की बात करें तो साल 2018 में राज्यसभा चुनाव के दौरान धीरज प्रसाद साहू ने जो शपथ पत्र चुनाव आयोग को दिया था, उसमें उन्होंने अपनी संपत्ति 34 करोड़ रुपए बताई थी और सबसे मजाक की बात यह है कि उन्होंने घोषित किया था कि उनके ऊपर करीब 2 करोड़ 36 लाख रुपए का कर्ज है। जबकि फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में इनकम टैक्स रिटर्न में उन्होंने अपनी आमदनी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई थी। हलफनामे के अनुसार उनके पास एक रेंज रोवर, एक फॉर्च्यूनर, एक बीएमडब्ल्यू और एक पजेरो गाड़ी भी है। अब कैश जब्ती के मामलों की अगर हम बात करें तो इससे पहले 2019 में सबसे ज्यादा कैश मिलने का मामला कानपुर में हुआ था, जब जीएसटी इंटेलिजेंस ने एक व्यापारी के घर पर छापा मारा था और करीब करीब 197 करोड़ मतलब 200 करोड़ में 3 करोड़ रुपए कम की नगद जब्ती करी थी। इसी तरह का एक मामला 2018 में तमिलनाडु में सामने आया था, जहां पर एक सड़क निर्माण फर्म के खिलाफ आयकर विभाग ने तलाशी के दौरान 163 करोड़ रुपए की नकदी जब्त करी थी। तो आइए जरा जानते हैं कि धीरज साहू के अलावा वो कौन से मामले हैं भारत के जिनमें की कैश बरामदगी इतने बड़े लेवल पर हुई।
सबसे पहला नंबर आता है यूपी कानपुर का। 2021 में यूपी में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज और कानपुर के ठिकानों में 207 करोड़ रुपए मतलब करीब करीब 196 करोड़ रुपए नगद और 23 किलो सोना जब्त किया गया था। 23 किलो, जी हां। इसके बाद आगे की पूछताछ के लिए पीयूष को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ और अदालती कार्रवाई के बाद 2022 सितंबर में भाई साहब को बेल मिली। पीयूष ने इस संबंध के बाद अदालत में एक अर्जी दाखिल करी। इस अर्जी में पीयूष जैन ने साफ तौर पर कहा था कि मेरे ऊपर टैक्स चोरी और पेनल्टी समेत 52 करोड़ रुपए का टैक्स बनता है। ऐसे में डायरेक्टरेट ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस 52 करोड़ रुपए काट कर बाकी रकम मुझे वापस कर दे। इसके बाद ये बात निकलकर सामने आई कि पीयूष जैन और उसके 11 साथियों को टैक्स और जुर्माने के तौर पर करीब करीब 497 करोड़ रुपए चुकाने होंगे, मतलब करीब करीब 500 करोड़ रुपए। इसके बाद बारी आती है महाराष्ट्र के मामले की। अगस्त 2022 की बात है। महाराष्ट्र के जलाना में आयकर विभाग ने स्टील कपड़ा व्यापारी और रियल एस्टेट डेवलपर के यहां छापेमारी करी थी, जिसमें बड़ी मात्रा में बेनामी संपत्ति विभाग को मिली थी। करीब 390 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति को आयकर विभाग ने जब्त किया था, जिसमें 58 करोड़ रुपए कैश और 32 किलो सोना के साथ साथ हीरे मोती के दाने और कई प्रॉपर्टी के कागजात भी मिले थे। तमिलनाडु का मामला था 2018 का, जब तमिलनाडु में आयकर विभाग ने राजमार्ग निर्माण के काम में लगी एक कंपनी के परिसरों पर छापेमारी के दौरान 163 करोड़ रुपए नगद और 100 किलो करीब सोना जब्त किया था। 100 किलो। पश्चिम बंगाल का मामला तो आप लोगों को भी याद ही होगा, जब टीएमसी सरकार में पूर्व मंत्री रहे पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी पर जब ईडी ने छापेमारी करी थी, तो इस दौरान लगभग 50 करोड़ रुपए की नगद और कई प्रॉपर्टीज, ज्वेलरीज, गोल्ड की ईंटें बरामद करी गई थी। नकदी अर्पिता मुखर्जी के अपार्टमेंट से मिली थी। अब सवाल ये उठता है कि जब आपके घर में इतनी बेहिसाब नकदी मिलती है, जी हां आपके घर में, तब क्या होता है? ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल उठना बहुत लाजमी, तो उसका भी समझ लेते हैं। दरअसल कैश हमेशा काला धन होगा, ये बात सही नहीं है। हमेशा काला धन नहीं होता, लेकिन अधिकतर मामलों में काले धन का कारोबार नकदी में ही होता है। बहुत से लोग या कारोबारी घर में काफी कैश रखते हैं और इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। अगर आपके घर में आयकर विभाग की छापेमारी में बहुत सारा कैश मिलता है, तो सबसे पहले उस पैसे का आपको वाजिब सोर्स बताना होगा कि भैया कहां से ये पैसा आया, कहां से आपने कमाया। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इनकम टैक्स कैश को जब्त कर लेगी और आपको 137% तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। आयकर के नियम की अगर हम बात करें तो धीरज साहू के घर में मिली बेहिसाब दौलत को लेकर आयकर नियमों के जानकारों का कहना है कि जिस तरह से धीरज के घर से दौलत मिली है, इससे आने वाले दिनों में टैक्स चोरी की जांच और तेज हो सकती है। उन्होंने बताया कि आयकर नियम के अनुसार अघोषित आय पकड़े जाने पर टैक्स के साथ साथ पेनल्टी का भी प्रावधान है। टैक्स स्लैब के हिसाब से 300% तक टैक्स और पेनल्टी लगाई जा सकती है। उनका कहना है कि नियम के मुताबिक धीरज साहू के ठिकानों से मिली संपत्ति उन्हें वापस मिलना मुश्किल है, साथ ही टैक्स तो देना ही पड़ेगा। उन्होंने बताया कि अघोषित संपत्ति के मामले में आयकर विभाग की ओर से अधिकतम 33% का टैक्स लगता है, जिसमें कि 3% सरचार्ज होता है और इसके बाद 200% तक पेनल्टी लगाई जाती है। नियम के मुताबिक अगर पकड़ी गई संपत्ति चालू वित्त में अर्जित करी गई है तो फिर उस पर कुल जमा 84% टैक्स और पेनल्टी वसूली जाएगी। लेकिन अगर यह काली कमाई बीते सालों की है तो फिर उसके ऊपर 99% तक टैक्स और पेनल्टी वसूली जा सकती है। सोर्स बताने से क्या होगा? तो एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि जो कैश बरामद हुआ है उसे 60% टैक्स काटकर धीरज साहू को लौटाया जा सकता है, लेकिन उन्हें उस कंडीशन के लिए साबित करना होगा कि उन्होंने इसे टैक्स ना भरकर ही कमाया है। मतलब आपको सोर्स बताना पड़ेगा। लेकिन अगर साबित हो गया कि यह कैश अवैध रूप से जुटाया गया है, यानी कि अगर धीरज साहू इसके सोर्सेस को नहीं बता पाए कि उनके पास ये कैश और जेवर उनके पास कहां से आए हैं, तब उन्होंने अपने कारोबार मतलब कि उन्होंने इस कैश को अपने कारोबार से नहीं जुटाया है, तब उनके ऊपर आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज होगा और पैसा भी वापस नहीं मिलेगा। धीरज साहू के यहां से जो रकम बरामद की गई है उसे बैंक की सेफ कस्टडी में रखा जाएगा और फिर इनकम टैक्स उनसे नोटिस भेजेगा जिसमें कि उनके पास बरामद हुई नकदी और अन्य संपत्ति का विवरण होगा। उन्हें इन सब का सोर्स बताना पड़ेगा, जिसके लिए कुछ दिन का उनको समय मिलेगा। उनके जवाब का आयकर विभाग असेसमेंट करेगा। अगर फैसला धीरज साहू के पक्ष में नहीं आता है तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकेंगे। अब बात यह आ जाती कि भाई इतना सारा पैसा मिला, इसको रखेंगे कहां? तो एक बार जब गिनती पूरी हो जाती है तो इसके बाद में नकदी को इंडिपेंडेंट गवाहों की मौजूदगी में बक्सों में सील कर दिया जाता है। फिर नकदी को एसबीआई शाखा में ले जाया जाता है, वहां से एजेंसी के पर्सनल डिपॉजिट खाते में जमा कर दिया जाता है। बाद में नकदी को केंद्र सरकार के खजाने में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसमें सबसे खास बात यह है कि नकदी का इस्तेमाल सिर्फ अदालत में मामला समाप्त होने के बाद ही किया जा सकता है। मामला विचाराधीन होने तक ना तो ईडी, ना बैंक, ना ही सरकार को किसी भी उद्देश्य के लिए धन का इस्तेमाल करने का अधिकार होता है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि आरोपी के बरी होने पर क्या उसको पैसा वापस मिलेगा? तो देखिए,
एजेंसी एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी करती है। इसके तहत एक निर्णायक अथॉरिटी को 6 महीने के अंदर कुर्की की पुष्टि करनी होगी। यह आदेश सुनिश्चित करता है कि आरोपी जब्त की गई नकदी से लाभ नहीं उठा सके। खासतौर से एजेंसी केवल 180 दिनों तक नकदी अपने पास रख सकती है। उस दौरान एजेंसी को जब्ती की वैधता साबित करनी पड़ती है। अगर एजेंसी ऐसा करने में विफल रहती है तो पैसा ऑटोमेटिकली आरोपी को वापस चला जाएगा। पैसे का उपयोग कैसे किया जाएगा, यह मामले के नतीजे पर निर्भर करता है। अगर अभियुक्त बरी हो जाता है तो नकदी वापस कर दी जाएगी, वरना दोषी पाए जाने पर पैसा सरकारी संपत्ति बन जाएगा। क्या कहना है आप लोगों का इस वीडियो के बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।